हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। तो गाइस, एज यू नो दैट ये हमारा ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म चैनल जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में अभी तक हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं और हमारे लास्ट कंटेंट चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, और एट लास्ट हम लोग देखेंगे इवेपोराइजेशन और कुछ जो हमारे पास एग्जांपल ऑफ इवेपोराइजेशन है वहां पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो गाइस, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हो तो कई चीजें बीच में छूट जाती हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी? सबसे पहली चीज देखिए, डिफिनीशन क्या है, या फिर हम उसको डिफाइन कैसे करें, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीजें आती हैं कि हम उसको समझें कैसे, कहना क्या चाहता है, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि हम उसको समझें कैसे, वो कहना क्या चाह रहा है। तो उसमें देखिए लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी होता क्या है। सबसे पहली चीज, हमारा सबसे पहला हेडिंग है लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी। सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी की कंडीशन में हमने अभी तक पढ़ा, मेल्टिंग पढ़ा, हमने मेल्टिंग के बाद हमने इवेपोराइजेशन देखा, ठीक है। ये सारी चीजें देखी जब हम क्या कर रहे थे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे थे, लिक्विड से गैसियस स्टेट में मैटर को चेंज कर रहे थे। सॉलिड से लिक्विड में कैसे आते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कैसे ले जा सकते हैं, वेपर फॉर्म में कैसे ले जाते हैं हम? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी क्या है, या इस अब लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी देखिए दो तरह की होती है, हमको दो तरह का पढ़ना है। सबसे पहला तो हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या उसी को हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कह देते हैं, ठीक है, लेटेंट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और दूसरा लेटेंट इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फ्यूजन और मेल्टिंग एक ही चीज होता था, मैंने आपको बताया है, ठीक है। वो लगभग एक ही चीज है। फ्यूजन की बात कर लें या मेल्टिंग की बात कर लें, बात समझ लीजिए एक ही हो रही, ठीक है। तो लेटेंट हीट होता क्या है, सबसे पहले तो हमको ये समझना है। पहली चीज, लेटेंट हीट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको इसलिए लेटेंट हीट कहा जा रहा है, या लेटेंट इंथैल्पी इसलिए कहा जा रहा है, वी कैन नॉट मेजर दिस टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। हम किसी भी थर्मामीटर की मदद से इस चीज को क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये छुपी हुई उष्मा है, गुप्त उष्मा इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो लेटेंट हीट मतलब ये छिपी हुई है, ठीक है। वी कैन नॉट मेजर इट, वी कांट मेजर इट बाय थर्मामीटर। हम थर्मामीटर से इसके टेम्परेचर को नाप नहीं सकते कि लेटेंट हीट क्या है, कैसे है। अब जरा समझिए कि लेटेंट हीट होता क्या है। जब हम किसी भी चीज को मेल्ट कर रहे हैं, एज यू सी हियर, वी टुक द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड अरेंज देम इन अ प्रॉपर फैशन, ठीक है, क्लोज पैकिंग। ये देखिए यहाँ पे क्लोजली पैक्ड, दिस इज a particle of solid. Now we are going to change it into liquid state. That means their particles are going to be separate from each other. There is going to be increase the distance, intercellular distance, inter particle distance has was going to be increased. तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, अब
जब इंटर पार्टिकल स्पेस जब बढ़ेगा, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये लिक्विड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया था, हमने इसको हीट दिया था, हीट को डेल से डिनोट करते हैं, तो हमने इसको हीट दिया, सॉलिड से लिक्विड हो गया। अब इसमें लेटेंट हीट वाली बात आई कहाँ से, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली बात कहाँ से आई? समझिए हुआ क्या कि जब हम इस पार्टिकल को हीट दे रहे थे, इनके पार्टिकल्स को जब हम हीट दे रहे थे, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। अभी काइनेटिक एनर्जी इतनी प्रॉपर हो चुकी है, इस पार्टिकल को हमने इनके पार्टिकल्स को हमने कंटिन्यूसली हीट किया, तो अब इनके पार्टिकल्स जो हैं, हमने बताया था कि ये वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, मोमेंट में चेंज हो जाएगा। तो अब इनके पार्टिकल्स के पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है कि वो अब क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब ये मूवमेंट करने की कंडीशन में आ चुके हैं, ठीक है, फ्रीली मूवमेंट करने के कंडीशन में आ चुके हैं, तो उस मेन पॉइंट पे, उस लास्ट पॉइंट पे वो हीट, वो एंथैल्पी जो कि क्या करती है, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में हेल्प करे। याद रखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो इंथैल्पी यूज होती है, काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास आ चुकी है, लेकिन अब ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास हो गई, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक पार्टिकल्स फ्री नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो एनर्जी, वो इंथैल्पी जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, तोड़ने में या ओवरकम करने में हेल्प करे, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ इंथैल्पी। यही हमारा क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ इंथैल्पी, लेटेंट हीट ऑफ इंथैल्पी। लेटेंट हीट ऑफ इंथैल्पी हो गया हमारे, दिस इज आवर लेटेंट हीट ऑफ इंथैल्पी। अब as we seen here, this latent heat of enthalpy does not participate in the increasing of kinetic energy of the particle. ये जो लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी है, ये इन पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा। ऐसा नहीं है कि लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी के कारण पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी जो है वो केवल और केवल हेल्प कर रहा है, वो केवल और केवल हेल्प कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाए। अभी जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा, पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ओके, तो यही है हमारा लेटेंट हीट ऑफ इंथैल्पी। दिस इज आवर लेटेंट हीट ऑफ इंथैल्पी। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन तो लिखवा दिया जाएगा, लेकिन आप इस चीज को पकड़िए, ये जो मैकेनिज्म है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है, द हीट एनर्जी विच हैव टू सप्लाइड, द हीट एनर्जी विच हैव टू सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि वो हीट एनर्जी जो कि सप्लाई हो रही है किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए, जिस टाइम पे वो अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे स्टेट चेंज हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी। इसी को थोड़ा सा ब्रीफ में हम कैसे समझेंगे, देखो, सप्लाई यूज अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने अभी बताया, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके है कि ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट चेंज हो रहा है उस टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हीट हमने दिया, वो हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी। अब सर वो डिटरमाइन क्यों नहीं होता, थर्मामीटर में आपने बताया कि वो डिटरमाइन नहीं हो सकता, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो मैंने बताया
कि लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी कभी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता, और जब वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा तो वो थर्मामीटर में डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आप कंडीशन याद रख लो। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जब तक नहीं बढ़ेगी तो थर्मामीटर उसको क्या नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी आपको समझ में आ गया क्या होता है। अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग का कंडीशन, इवेपोराइजेशन कंडीशन सेम है, दोनों चीजें वही हैं। ठीक है, दोनों चीजें वही हैं। वाटर के रिस्पेक्ट में देखो जरा, सोचो, ये हमने एक बाउल लिया, इसको हमने कहां पे रखा, ये हमारा स्क्वायर गेज है, हमने ट्रिपेड स्टैंड लिया, इसमें हमने क्या लिया, वाटर, नॉर्मल वाटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमने चाइना डिस्क लिया, मान लीजिए चाइना डिस्क। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर गेज, स्क्वायर गेज, इधर फिल्टर पेपर लगा होगा। ये क्या है, ट्रिपॉड स्टैंड, ट्रिपॉड स्टैंड। ये हमारे पास क्या है, बर्नर। ठीक है, अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, वाटर को हमने हीट किया, तो जो पार्टिकल्स हैं वाटर की, ये प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन, तो जो पार्टिकल्स हैं वाटर की वो क्या करेंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो अब देखोगे कि पानी बॉयल करना शुरू होगा, धीरे 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 पानी बॉयल करना शुरू करेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन हम इसको कॉन्टिन्यूसली, हमने ये देखा कि वाटर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइलिंग स्टार्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस भी तो हम हीट अप्लाई किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने थर्मोमीटर लगा दिया, थर्मोमीटर, ठीक, इसे हमने कहीं पे अटैच किया, थर्मामीटर लगा हुआ है हमारे। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रीडिंग आकर के रुक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रीडिंग रुकी, लेकिन हम इसको हीट तो कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी, तो वो टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, सवाल तो ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद बाकी का जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। तो वो टेम्परेचर लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। हो क्या रहा है कि पार्टिकल्स 100 डिग्री सेल्सियस लेने के बाद थोड़ा सा एनर्जी और लेकर के इस सरफेस को, इस लेवल को छोड़ करके वो क्या कर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, इस सरफेस को छोड़ करके जंप कर रहे हैं, और वो किस में आ रहा है, गैसियस स्टेट में। और इस जंपिंग के लिए जो एनर्जी ले रहे हैं वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी है। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी लेकर के, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, क्योंकि उनके पास 100 डिग्री सेल्सियस तो है, साथ ही साथ लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी भी है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप डायरेक्ट पानी से जलो तो ज्यादा पेनफुल नहीं होता एज कंपेयर टू, पेनफुल होता है बट ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू जब आप भाप से जलो। ठीक है, पानी के भाप, स्टीम से जल जाओ वो ज्यादा पेनफुल होता है। दैट्स वाई, क्योंकि उस वेपर में क्या होता है, आपके पास वेपर जो होगा उसमें लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी भी होता है, कंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी क्या होता है, ये उसका डेफिनेशन है, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी
विच हैज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, वो हीट ऑफ एनर्जी जो कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए यूज हो रहा है, वो लेटेंट हीट ऑफ एंथैल्पी है। ठीक है, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? देखिए सब्लिमेशन क्या है, व्हाट इज द सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मतलब हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट, गैसेस इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट इंटर्न कन्वर्जन इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस में और गैसियस को डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच, हम लिख रहे हैं द प्रोसेस बाय विच, the process by which solid directly convert into liquid state, oh sorry, gaseous state। क्या हो रहा है ये, गैसियस स्टेट विदाउट, सॉरी होता है इनटू गैसियस स्टेट विदाउट इंटर कन्वर्जन, विदाउट, हम लिख से विदाउट इंटर कन्वर्जन इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट में ना जाकर के वो डायरेक्ट किस में चला गया, गैस स्टेट में। क्योंकि अब तक हमने जो देखा था वो हम एक फ्लो देख रहे थे। क्या देखा कि सॉलिड था, सॉलिड से क्या बना, लिक्विड बना, और लिक्विड से क्या बना, गैस बना। और यही फेज हम अपोजिट भी देख रहे थे कि गैस था, गैस से, अब देखो सॉलिड था, सॉलिड का मेल्टिंग हुआ तो लिक्विड में चला गया, मेल्टिंग से यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैं लिख देता हूँ, मेल्टिंग हुआ लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस, वेपोराइजेशन, ठीक है। अभी गैस से लिक्विड में आना था, कंडेंसेशन हुआ, और लिक्विड से फिर गैस में आ जाता था वो सॉलिड में बाय फ्रीजिंग। तो ये एक स्टेप था कि सॉलिड के बाद लिक्विड आएगा, लिक्विड के बाद गैस आएगा, ठीक है। गैस से अगर होगा तो लिक्विड होगा, यानी लिक्विड से होकर के गैस में जा रहा था। लेकिन सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या है कि हमने डायरेक्ट सॉलिड से क्या कर दिया, गैस, विदाउट इंटर कन्वर्जन इन लिक्विड स्टेट, एंड वाइस वर्सा, ठीक उसी का उल्टा भी, गैस से डायरेक्ट सॉलिड विदाउट इंटर कन्वर्जन इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड विदाउट इंटर कन्वर्जन इन लिक्विड स्टेट, सॉलिड से डायरेक्ट गैस विदाउट इंटर कन्वर्जन इन लिक्विड स्टेट, दैट इज द सब्लिमेशन। और कुछ नहीं है, यही है सब्लिमेशन। अगर आप समझ जाओ तो बहुत बेहतरीन, ठीक है, यही है सब्लिमेशन, दिस इज द सब्लिमेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल NH3Cl, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेप्थलीन बॉल और कैम्फर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। NH4Cl, चलिए NH3Cl, अमोनियम क्लोराइड लिख लीजिए इसकी जगह पे, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। एक और लिख सकते हैं एंथ्रासीन, तो ये सब डायरेक्ट
सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज, सॉरी सॉलिड से गैस, गैस से तुरंत सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेप्थलीन बॉल का कंडीशन आपने देखा होगा, आप घर में कारगोली रखते हो, यही नेप्थलीन बॉल। ठीक है, व्हाइट कलर का कपड़ों में रखते हैं ताकि उसमें चूहे ना लगे वगैरह। तो उसके लिए क्या होता है, नेप्थलीन बॉल की कंडीशन में जब आप रखते हो तो वो बड़ा सा होता है, लेकिन जब आप साल भर बाद देखते हो छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेप्थलीन बॉल डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसका सब्लिमेशन हो रहा होता है। अमोनियम क्लोराइड के कंडीशन में एंथ्रासिन, कैम्फर, कपूर, कपूर का तो आप जान रहे हो डायरेक्ट वेपर फेज में चेंज होता है। कपूर इज द बेस्ट एग्जांपल, कैम्फर। ठीक है, कैम्फर को ही कपूर बोलते हैं अपने देसी भाषा में। तो कपूर क्या होता है, कैम्फर क्या होगा, आप सॉलिड रखे रहो धीरे 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 उड़ जाता है। ठीक है, आजकल तो वो लोकल वाले आने लगे, उसको 2 घंटे रखो नहीं उड़ेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल वाला होता है वो तुरंत क्या होता है, उड़ जाता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो वेपोरेट होता है। इसीलिए कपूर के डब्बे को हमेशा, कैम्फर के डब्बे को बढ़िया से टाइटली बंद करके रखते हैं, पैक करके रखते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या लिया, चाइना डिस्क लिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, नॉर्मल फनल। ये हमारे पास फनल है। और उसके बाद हमने क्या यहाँ पे लगाया, हमारे स्क्रू गेज। आप सभी लोग ये डायग्राम बनाएंगे। स्क्रू गेज, यहाँ पे ट्रिपॉड स्टैंड लगा हुआ है। आप अपने लेबोरेटरी में अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ट्रिपॉड स्टैंड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसके माउथ को हमने कॉटन से बंद करके रखा है, कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये हमारे पास क्या है, ये फनल। ये क्या है, चाइना डिस्क, स्क्रू, स्क्वायर गेज, स्क्वायर गेज। ठीक है, इधर फिल्टर पेपर लगा होगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड, ट्राइपॉड स्टैंड क्यों कहते हैं, इसके 3 पैर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। ये क्या है हमारे पास, बर्नर, बर्नर। और अब देखिए इस चाइना डिस्क में हमने क्या ले रखा है, या तो हम अमोनियम क्लोराइड ले लें अपने बेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, या तो हम कपूर भी ले सकते हैं। कैम्फर क्योंकि वो इजिली अवेलेबल है तो लेबोरेटरी में भी मिल जाता है, तो आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपना। यहाँ पे हमने क्या किया, ये सॉलिड कैम्फर रखा हुआ है या अमोनियम क्लोराइड लिया है, कुछ भी ले सकते हैं, इतने में से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, कैम्फर। अब हम इसको हीट कर रहे हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे विदाउट इंटर कन्वर्जन इन सॉलिड गैस लिक्विड स्टेट, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा और ये गैसेस क्या होंगे, ऊपर तक जाना शुरू कर देंगे, गैसेस ऊपर तक जाएंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बर्नर को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट। और आफ्टर 10 to 15 मिनट जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ये ऊपर का जो हमारा ये फनल वाला पार्ट है, ये इस तरीके से है, इसका माउथ ऊपर से कॉटन क्लॉथ से बंद है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके साइड में ये, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ठंडा होने के बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सॉलिड कैम्फर। ये सॉलिड कैम्फर हमको यहाँ पे मिला। ये एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताया, जरा समझिए। इसने हमको बताया कि जब हमने हीट दिया तो सॉलिड कैम्फर यहाँ से डायरेक्टली विदाउट इंटर कन्वर्जन इन लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज होकर के ऊपर चला गया। और फिर वो ऊपर था और जब वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने लगा तो ये इस वॉल पे
वॉल पे क्या हो गया, डिपॉजिट होता चला गया और डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया और उसने क्या किया, यहाँ पर डिपॉजिट होता चला गया साइड में। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट था जो ये बताता है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, आई थॉट यहाँ पे आपका सब्लिमेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सब्लिमेशन आप इसको एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन के प्रोसेस को तो हम लोग अगर कोई एक बनाना चाहें, एक व्यू लेना चाहें कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास इधर गैस है, इधर हमने ले लिया सॉलिड, इधर ले लिया लिक्विड। ठीक, इधर हमने क्या ले लिया, लिक्विड। तो क्या हो रहा है, सॉलिड को हमने क्या किया, हीट किया, यानी मेल्टिंग, तो लिक्विड बन गया। और लिक्विड को हमने अगेन हीट किया, यानी इवेपोराइजेशन, तो क्या बन गया, गैस। और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कब चेंज होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अभी देखा, अगेन उल्टा जाते हैं, सॉलिड से अगर हमको डायरेक्ट गैस में चेंज करना है तो फिर प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, हमने अभी पढ़ा। अगर हमको सॉलिड से गैस से लिक्विड में की तरफ जाना है तो हमने क्या करते थे, कंडेंसेशन, बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करके, कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से सॉलिड में जाना था तो क्या करते थे, फ्रीजिंग करते थे। ठीक है, ये एक स्टेप बना हुआ, ये क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ये एक ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। अगेन इसके बाद हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ स्टेट है थ्रू इवेपोराइजेशन। अब देखिए इवेपोराइजेशन में क्या होता है, इवेपोराइजेशन जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी गैसियस सब्सटेंस को, इवेपोराइजेशन में क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, लिक्विड से गैस, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर दे करके हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं। ठीक है, किसी गैस को। तो अब हो क्या रहा है इवेपोराइजेशन के कंडीशन में, देखिए कि आपने डेफिनेशन पढ़ा कि द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोराइजेशन, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख लें, वहां पे सारी चीजें एकदम डिस्क्राइब करी गई हैं ब्रीफ में। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से देखिए तो थोड़ा सा फायदा होगा, अभी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, 3-4 वीडियो है, आप फटाफट से देख लीजिए उसको। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन हमने यहाँ पे पढ़ने हैं कि रेट ऑफ इवेपोराइजेशन कैसे डिटरमाइन करें, कैसे कम होता है, कब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, कब रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। लिख देते हैं, इवेपोरेशन क्या है, change of state of liquid in gaseous state is gaseous state by increasing temperature, by increasing temperature, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड इन गैसियस स्टेट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब फैक्टर हमने देखने हैं, फैक्टर दैट क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस, दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ evaporization, factors that influence the rate of evaporization, वो फैक्टर कौन कौन से हैं, वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोराइजेशन को बढ़ाते। इवेपोराइजेशन जनरली आप समझो, आपने बर्तन में, किसी एक बर्तन में
पानी भरा और उसको धूप में रख दिया, अब वो वेपर फेज में चेंज हो रहा है, दैट इज द इवेपोराइजेशन, उसी को हम इवेपोराइजेशन कहेंगे और कुछ है नहीं, ठीक है, दैट इज इवेपोरेशन। आप कपड़ा धुलेंगे, कपड़ा धुल करके धूप में टांग देते हो, ठीक है, तो धूप में टांगने के बाद क्या होता है, कपड़ा आपका सूखता है, यही होता है, ठीक है, तो वो इवेपोराइजेशन है। अब कितनी जल्दी सूख जाता है, दैट इज द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। अब वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वही हमको देखना है। तो सबसे पहले तो हीट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हीट कितना है, टेम्परेचर। भाई गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठंडी के दिनों में थोड़ा लेट होता है, हाँ, और बरसात के दिनों में तो और लेट होता है। तो टेम्परेचर, दूसरा विंड स्पीड, विंड स्पीड, हवा कितनी तेज है, इस पे भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। आपके एटमॉस्फेयर में अगर पहले से ही ह्यूमिडिटी है, बरसात में कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे पहले से ही ह्यूमिडिटी, सराउंडिंग मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वो जो प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, प्रेजेंट है, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। आप समझो, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन उतना ज्यादा होगा। कैसे, मान लीजिए हमने एक ऐसा बर्तन लिया इस तरीके का, और उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया और उसको धूप में रख दिया, और दूसरी तरफ हमने ये लिया है ग्लास, और इसमें 1 लीटर पानी डाला और इसको धूप में रख दिया। अब कितनी जल्दी इन दोनों बर्तनों में से किसका पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, सारा का सारा, दोनों में क्वांटिटी सेम है, 1 लीटर, ठीक है, दोनों में क्वांटिटी सेम है 1 लीटर। तो हमको दिख रहा है ये सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इसके पूरे सरफेस से होगा, तो दैट्स वाई, और यहाँ पे बस इतने सरफेस से, दैट्स वाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी होता है। विंड स्पीड और टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा कपड़ा सूख जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन के 4 फैक्टर है, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर, और उसके बाद क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस चीज को डिफाइन करती हैं, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को। अब इवेपोराइजेशन के फायदे क्या क्या हैं हमारे पास, हम अपने डेली लाइफ में इवेपोराइजेशन के क्या क्या फायदे देख सकते हैं, जरा आप समझिए। जैसे गर्मियों में अर्थ पॉट, गर्मियों में अर्थ पॉट, मिट्टी के घड़े यूज होते हैं, ठीक है। तो और मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडे रहते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस, होता क्या है, जरा समझिए। हमने ये एक मिट्टी का बर्तन लिया, और इसके अंदर क्या रखा है, पानी, और ये पानी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कैसे। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग पे चलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, देखिए, जब बनाया जाता है तो इनकी मिट्टी में क्या किया जाता है, या तो काऊ डंग वगैरह यूज किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जब इनको पकाया जाता है तो वो डग जो है वो जल जाते हैं, और यहाँ पे इनके वॉल्स में क्या होते हैं, पतले पतले पोर्स बन जाते हैं, दिस इज माइक्रोस्कोपिक पोर्स, दिस आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स। अभी इतने छोटे होते हैं, दिखते नहीं है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ये जो वॉल्स हैं, इनके जो वॉल्स हैं, इनके बीच में क्या है, पोर्स बने हुए हैं, इस तरीके से ये पोर्स हैं, ये इस तरीके से पोर्स बने हुए हैं। ये इसका इनर वॉल, ये इसका आउटर वॉल, और यहाँ पे खूब सारे क्या है, पोर्स बने हुए हैं।
तो यहाँ से जो वाटर है ये कहाँ पे, इस पूरे यहाँ से ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, और ये इस आउटर वॉल के कांटेक्ट में पूरा का पूरा इनर कंडीशन और आउटर कंडीशन ऐसा नहीं कि एकदम आइसोलेटेड है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। होता क्या है यहाँ पे कि जब बाहर का जो एरिया है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर आ गए, जो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है H2, ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर से टेम्परेचर जो इनको मिला उसको लेते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको लेने के बाद ये इनकी टेम्परेचर सफिशियंट हो जाती है, और जिस टाइम पे ये गैसियस स्टेट में चेंज होने वाले होते हैं, ये अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके टेम्परेचर को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इनर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो टेम्परेचर लॉस कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, इस अंदर के कंडीशन में क्या हो रहा है, कंप्लीटली ये पानी ठंडा होता चला जाएगा। बाहर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, बाहर से एनर्जी गेन किए, और फिर उसके बाद उन्होंने अंदर वाला जो वाटर मॉलिक्यूल था उससे भी एनर्जी या हीट क्या किया, कंज्यूम किया, लिया, और खुद क्या हो गया, वेपोरेट हो गया। और जो अंदर वाला मॉलिक्यूल था जिसने उसको हीट दिया, उसकी इंथैल्पी डिक्रीज कर गई। दैट्स वाई ये वाटर जो है अंदर का वो क्या होता चला गया, इसकी टेम्परेचर रिड्यूस होने के कारण ये ठंडा होता चला गया। ठीक है, यही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, और कुछ बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, बस समझने की बात है। आप एक बार एनसीईआरटी खोल करके पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इवेपोराइजेशन खत्म हो गया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।